हो जाए। देखिए, मोदी जी को कोई भय नहीं है, सब उनके साथ में है। आप यूपी का ही समीकरण ले लिए, जातीय समीकरण होता था, कभी मायावती आती थी तो कभी अखिलेश जी आ जाते थे तो कभी उनके पापा आ जाते थे, तो दोनों का ये गेम, यही दोनों पार्टियां चलती रहती थी। और क्या हुआ, उनका विकास खत्म, यूपी का विकास हुआ ही नहीं। और अब देख लीजिए यहाँ 18 साल नीतीश को, बिहार में क्या करा, बिहार में 18 साल नीतीश ने राज करा, और 15 साल किसने राज करा, 15 साल वो चारा घोटाले लालू प्रसाद यादव जी ने, जो चारा खा गए। 10% सहमत है। असल में क्या था, शुरू से ना हिंदुओं को बांट के रखा, तेली नाई जाट ये वो करके इन्होंने शुरू से यही वोट बैंक की राजनीति खेली। अब हिंदू होने जा रहा है एक, समझ आ रहा है कि 9 साल के अंदर हिंदू कितना जगह। इन्होंने 9 साल से पहले क्या कर रखा था, अरे भाई मुसलमानों को मत छेड़ो, मुसलमान खा जाएंगे, और ऐसा हमें तो कुछ दिखा नहीं। आज मुसलमान भाइयों के साथ खाते पीते मौज लेते, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से हिंदुओं को एक दबाव में और डरा के रखा। ठीक, 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। इस बार आपने देखा राहुल गांधी और तमाम विपक्षी ये कह रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सहमत है आप? बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, वैसे आबादी की बात करें तो हिंदुओं की 81% कुछ आ रही है, तो क्या हिंदुओं को, जो वो कहते थे, मनमोहन सिंह जी भूतपूर्व हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि जो देश के जनसाधन है उन पे सबसे पहला अधिकार क्या है, अल्पसंख्यकों का। अब अल्पसंख्यकों का है, अब जनसंख्या हमारी है, तो क्या आबादी के हिसाब से काम करेंगे, हमारे लोगों को रिजर्व कर देंगे है? और आप ये कह रहे हो, अगर इस तरह की प्रवृत्ति आपकी पहले क्यों नहीं थी भाई? पहले तो आप मस्जिद में जाते थे या मदरसों में जाते थे, वो 2 ही जगह जाते थे, तो मंदिरों में क्यों नहीं जाते थे? और अभी भी क्या कर रहे हो, केजरीवाल साहब को ले लो, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। मुल्ला मौलवियों को 14,000 18,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, पर बहुसंख्यकों को नहीं दे रहे। बहुसंख्यक पंडित हैं, उनको क्या तनख्वाह मिल रही है? उनको नहीं मिल रहा है कुछ। अच्छा, कहाँ जा रहा है मंदिरों का पैसा? गवर्नमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, गवर्नमेंट के कामों में लग रहा है, पर आप मस्जिद का पैसा देख लीजिए या ईसाई मिशनरी का पैसा देख लीजिए, वो अपने विकास के लिए काम करते हैं, अपने चर्च के लिए काम करते हैं, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। पर यही क्या है कि सारी चीज़ों का जो शोषण होता है ना, हिंदू पे ही क्यों होता है, सनातन पे ही क्यों होता है? तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये अगर जातिगत समीकरण लाते तो ये जातिगत समीकरण इन्हीं पे भारी पड़ने वाला है। ओबीसी जो है, दलित और ओबीसी मिला करके ज़्यादा करके 53% ये बन जाते हैं, 36% आदिवासी और ओबीसी मिला करके 36% ये होते हैं, और दलितों को और मिला दें तो 51-52% तो वो बन जाते हैं। पर विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि देखिए हमने बिहार में करवा दी गणना, उसी से ये क्लियर होता है कि भाई इतनी आबादी समुदाय की है तो हमें समझ में आएगा कि इसका सियासत में इतना हक होना चाहिए, सुविधाएं से इतनी मिलनी चाहिए, ये योजनाएं से इतनी मिलनी चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए, आप जब मनमोहन सरकार थी तब आपने कहा था कि मुसलमानों का पहला हक होता है, अभी क्या आप मुसलमानों के खिलाफ हो गए अचानक से? तो आपको क्या लग रहा है कि खिलाफ हो गए, या ये मोदी को हराने के लिए अब जाति में बांटने की कोशिश हो रही है? क्या माहौल क्या बना रहे हैं? ये जाति में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा 1990 में हुआ क्या था? 1990 में ये मंडल कमंडल आ गया था बीपी सिंह के राज में। कई कॉलेज के बच्चों ने, कईयों ने आत्मदाह कर दिया था। आप बताइए, क्या ये अच्छा था? है जो जनरेशन हमारी आगे बढ़ने के लिए, अगर आप यही समीकरण लाते रहे तो देश का विकास कहाँ होगा? आप ये देखिए, देश का विकास होने वाला है। और आर्थिक आधार पे अगर आपने रिजर्वेशन, पहले तो रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, ख़त्म होना चाहिए रिजर्वेशन। और अगर आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हो तो आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दो, आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। ये ना सोचें कि भाई अगर दलित आदिवासी और इन्हीं पे वो रहे तो आज वो ठाकुरों की जनसंख्या देख लीजिए कितने गरीब है ठाकुरों में भी, और ब्राह्मणों को देख लीजिए ब्राह्मण कितने गरीब है। तो क्या वो अपना प्रोफेशनल छोड़े जा रहे हैं? ब्राह्मणों को देखा, अपना बिजनेस जो उनका होता था, धार्मिक पूजा करते रहते, पूजा पाठ करते थे, उनके बच्चे छोड़ रहे, क्यों छोड़? अच्छा, पर 24 के चुनाव में देखिए यहाँ पर तो विपक्ष ने कह दिया कि हम तो इसका समर्थन करते हैं कि पूरे देश में गणना होनी चाहिए, और मोदी सरकार नहीं चाहती क्योंकि वो डर रही है कि अगर कहीं ना कहीं ये आबादी की गणना हो गई तो मोदी सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि देखिए कहीं ना कहीं जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं वो इतने सारे जो हमारे खिलाफ है, जो SC ST वाले हैं वो इतने सारे जो हमारे खिलाफ है, तो मोदी को भय है।
इसलिए नहीं चाहते कि ये गणना हो जाए। देखिए मोदी जी को कोई भय नहीं है, सब उनके साथ में है। आप यूपी का ही समीकरण ले लिए, जातीय समीकरण होता था, कभी मायावती आती थी तो कभी अखिलेश जी आ जाते थे तो कभी उनके पापा आ जाते थे, तो दोनों का ये गेम, यही दोनों पार्टियां चलती रहती थी। और क्या हुआ, उनका विकास खत्म, यूपी का विकास हुआ ही नहीं। और अब देख लीजिए यहाँ 18 साल नीतीश को, बिहार में क्या करा, बिहार में 18 साल नीतीश ने राज करा, और 15 साल किसने राज करा, 15 साल वो चारा घोटाले लालू प्रसाद यादव जी ने, जो चारा खा गए, जिन्होंने क्या करा, मतलब रेल मंत्री बन करके उन्होंने किसानों की ज़मीनें हड़प ली कि तुम्हें नौकरी लगवा दे देंगे रेलवे में। तो कहने का मतलब इन लोगों ने देश का कोई विकास नहीं, 33 साल राज करा दोनों ने, और 33 साल में बिहार कहाँ है। हर स्टेट में आपको बिहार के लोग मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, अगर बिहार में ही विकास हो रहा होता तो बाहर स्टेट में जाने की क्या ज़रूरत थी, बाहर राज्यों में जाना पड़ता, बिहार के लोगों को नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वहीं उनका। और अब इनको इतने 33 साल के बाद में ये जनगणना इनको याद आ रही है, पहले क्यों नहीं आई ये जनगणना, आनी चाहिए थी ना पहले भी। तो क्या है, खाली क्या है, ये वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं जनगणना के नाम पे, और देश को भगलाने और भगलाने की, मतलब इनकी पॉलिसी यही है। अब देखिए, हाँ जी, देखिए मोदी जी ने मंच से दो बातें कही जनगणना को लेकर के। एक बात तो ये कि अगर ये वाली आप बात कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये विपक्ष कह रहा है। मोदी जी कह रहे अगर ऐसा है तो फिर तमाम जो हिंदू है उनकी आबादी ज़्यादा है, तो क्या वो सामने आ जाए कि देखिए हमारा पहला हक बनता है, हमारा हक बनता है। दूसरी बात कही कि मेरे लिए, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी आबादी है गरीबों की, यानी कि देश के संसाधन में पहला हक गरीबों का होना चाहिए। कितना सहमत है? हम 110% सहमत हैं। असल में क्या था, शुरू से ना हिंदुओं को बांट के रखा, तेली नाई जाट ये वो करके इन्होंने शुरू से यही वोट बैंक की राजनीति खेली। अब हिंदू होने जा रहा है एक, समझ आ रहा है कि 9 साल के अंदर हिंदू कितना जगह। इन्होंने 9 साल से पहले क्या कर रखा था, अरे भाई मुसलमानों को मत छेड़ो, मुसलमान खा जाएंगे, और ऐसा हमें तो कुछ दिखा नहीं। आज मुसलमान भाइयों के साथ खाते पीते मौज लेते, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से हिंदुओं को एक दबाव में और डरा के रखा। ठीक, पहले के जो लोग आते थे ना हिंदुस्तान के अंदर घूमने, तो ये हमारे मंदिरों को ढक देते थे, मंदिर ही नहीं दिखाते थे कि यहाँ मंदिर नहीं है, सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद है। और आज का ये देखो, बाहर के लोग आते हैं हमारे मंदिरों में जाते हैं। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए, अक्षरधाम मंदिर 1 घंटा बिता के आए, उसको कितना अच्छा लगा। और पहले की कांग्रेस पार्टी की एक नीति थी कि मंदिरों को ढक दो, बस मंदिर नहीं दिखने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। तो भैया 2024 के अंदर फिर से तीसरी बारी प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। जिस स्पीड से हमारा देश आगे जा रहा है, हमारे को अच्छी से अच्छी ट्रेनें मिल रही हैं, अच्छे से अच्छे हाईवे मिल रहे हैं, हमारे को लाइनों में नहीं लगना पड़ता कि बिजली का बिल जमा कराने जाना है, सिलेंडर लेने जाना है, ये वो सब चीज़ खत्म हो गई है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बन गई है, अभी माहौल मोदी के खिलाफ बन गया है। अलग अलग राज्यों में आप देखें तो वहाँ पर जो सर्वे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सर्वे में भाई साहब मोदी की और एनडीए सरकार तो पूरा पिछड़ रही है, कांग्रेस सरकार बना रही है। अरे भाई इन चोरों के पर हमें पता है, असल में क्या है, ये बांसी चीज़ को नया लेवल लगा के दोबारा दिखाना चाह रहे हैं। ये 28 के 28 दल चोरों के हैं। मोदी जी की और योगी जी के 5 गज का मकान दिखा दो और इनकी प्रॉपर्टियां गिनने चालू करो। इनको ये डर है कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, जो दुनिया भर की प्रॉपर्टी जोड़ रखी है वो सील ना हो जाए। ये आईडी एवी इनसे क्यों डरते हैं, ये भागते फिर रहे हैं, कोई चारा घोटाले में, कोई किस घोटाले में, कोई ओलंपिक घोटाले में। हमें सारे पता है ये 28 के 28 दल ये चोरों के दल हैं। अच्छा देखिए 24 का चुनाव आया, केजरीवाल है दिल्ली के सीएम है, उन पर सीबीआई जांच बैठी शीश महल को लेके। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर मैं इसमें निर्दोष साबित होता हूं तो क्या मोदी जी इस्तीफा दे देंगे अपने। कहाँ से बच जाओगे भाई, तुम तो कहते हैं एक नीले कलर की वैगनआर के अंदर ही घूमूंगा, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, स्कूटी नहीं चाहिए मुझे, बंगला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं एक आम मफलर आदमी बन के घूमूंगा। आज उसके पीछे बॉडीगार्ड भी चल रहा है, दुनिया भर की स्कूटी चल रही है, दुनिया भर का मकान बन गए, दुनिया आज 15-20 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहा है। उस टाइम पे तो एक टूटी फूटी वैगनआर लेके आया। सीएम है, सिक्योरिटी तो होनी चाहिए सीएम की, होनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया था, अपने बच्चों की कसम तक खाई थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर सब कुछ चाहिए, मकान भी चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भैया हमने तो ये सोचा था, जैसे पत्रकार महोदय आप हमारे से बात करो, शायद ये गरीब भाई है हमारा दर्द समझेगा, तो मगर ऐसा तो कुछ दिखा नहीं दिखा। हर बंदा एक सीट के पीछे भाग रहा है, और एक मोदी जी जोगी हैं जो अपने देश के लिए भाग रहे हैं।